तो आइए एक बार फिर रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का, और वो खबर जिसके नतीजे का सबको इंतजार है, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव के लिए 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में मतगणना जारी है और पहली वरीयता के वोटों के हिसाब से बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की जीत तय है, जिसे पहले से तय माना जा रहा था, जबकि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार जया बच्चन की जीत भी अब लगभग तय मानी जा रही है। मामला दरअसल उस 10वीं सीट को लेकर फंसा हुआ है जिस पर बीजेपी के उम्मीदवार अनिल अग्रवाल और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट भीमराव अंबेडकर के बीच टक्कर चल रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा बसपा की ओर से दोनों के लिए क्रॉस वोटिंग की भी खबर है, लेकिन वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। सबसे पहले इंडिया टीवी ने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने सपा बसपा की सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए क्रॉस वोटिंग करने वाले 2 विधायकों के वोट को वैलिड माना है, मान्य माना है। यूपी की 9 राज्यसभा सीटों पर जिन उम्मीदवारों की जीत लेकिन अब तय है, आइए उनके बारे में आपको बता दें। इनमें 8 बीजेपी के उम्मीदवार हैं और 1 समाजवादी पार्टी के। सबसे बड़ा नाम है वित्त मंत्री अरुण जेटली का। अरुण जेटली, उनके बाद जीवीएल नरसिम्हा राव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं। अशोक वाजपेयी, ये भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं उत्तर प्रदेश से। कांता कर्दम, चौथे कैंडिडेट बीजेपी के जिनका जीतना तय है। हरनाथ सिंह यादव, आपको भी कोई चुनौती नहीं है, बीजेपी के वोट्स में से पहली वरीयता के पर्याप्त वोट इनको भी मिले हुए हैं। यही अनिल जैन के साथ भी परिस्थिति है, उनका जीतना भी लगभग तय है। अगला नाम है सकलदीप राजभर का। सकलदीप राजभर के सामने भी कोई चुनौती नहीं है। विजय पाल सिंह तोमर, ये भी वो 8वें उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो निर्विरोध जीते जाएंगे। इनके चयन में कोई दिक्कत अड़चन नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इकलौती उम्मीदवार हैं जया बच्चन। जया बच्चन की उम्मीदवारी भी अब तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपने बचे हुए वोट बसपा के उम्मीदवार को ट्रांसफर करने से पहले अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कर ली थी, इसलिए जया बच्चन की जीत पर भी अब कोई संशय मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन उस 10वीं सीट को लेकर सबसे ज्यादा घमासान मचा है, जिस पर बीजेपी ने अपना 9वां उम्मीदवार उतारा और टक्कर दी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को। हमारे साथ लखनऊ से 2 संवाददाता हैं, रुचि कुमार और देवेंद्र पराशर। सुबह से उन्होंने कोशिश की है आप तक जितने भी विधायक हैं मुमकिन हो सका उनकी बात पहुंचाने की। वो विधायक जिन्होंने उनके सामने कैमरे पर उनसे कहा कि वो क्रॉस वोट करने वाले हैं, चाहे वो सपा के विधायक थे या बसपा के विधायक थे, उन्होंने खुलकर कहा। लेकिन रुचि, अब इस वक्त की स्थिति बताइए। वोटिंग शुरू हुए भी अब आधे घंटे से ज्यादा बीत चुका है। पहले राउंड में पहली वरीयता के फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स की गिनती के आधार पर कोई सूचना अभी तक? देखिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि शुरुआती दौर में बहुत टाइम लगता है। सारे बैलेट पेपर्स निकाले जाते हैं, उनके बंडल बनाए जाते हैं, अलग अलग वो बास्केट में डाले जाते हैं और उसके बाद गिनती शुरू होती है। और तो इसलिए अभी पहला कोई भी रुझान अंदर से आया नहीं है। तिलक हॉल जो विधानसभा का है वहाँ वोटिंग जारी है, तो पहला रुझान अभी नहीं मिला है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जब सारे बंडल बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो करीब 20-20 मिनट में एक नतीजा आना शुरू हो जाएगा। सौरभ जी ठीक है, चलें तो फिर 2-3 बड़े सवाल जो हैं, जो वोटों की गिनती से पहले जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं। देवेंद्र, पहली बात तो ये कि ये चुनाव क्या सेकंड राउंड में जाने वाला है वोटों की गिनती में? क्या सेकंड प्रेफरेंस वोट्स की नौबत आने वाली है, या सभी पार्टियां आश्वस्त हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट से ही निर्णय हो जाएगा 10 की 10 सीट पर? दोनों ही पक्षों को यह अंदेशा है कि जो आखिरी सीट है उसके लिए सेकंड प्रेफरेंस वोट पे जाना ही पड़ेगा। ये अंदेशा जताया जा रहा है दोनों ही पक्षों के द्वारा। हालांकि एक और दिलचस्पी मैं बताऊं कि क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई है दोनों ही तरफ से, उस स्थिति में दोनों ही पक्षों को ये लग रहा है, एक तरफ जहां वो सशंकित है, दूसरी तरफ उनको अपनी जीत को लेकर भी भरोसा है। क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया, वहाँ पर बीजेपी को झटका लगा हुआ है। अब बीएसपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत को लेकर जहाँ मुतमईन दिख रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वहीं सशंकित भी हैं। और दूसरी चीज़ और मैं आपको बताऊं कि अरुण जेटली के बारे में बताया गया है कि कम से कम 39 फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट उनको दिए गए हैं, ये बीजेपी सूत्रों का दावा है। जीवीएल के बारे में बताया गया है कि 38 फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट उनको दिए गए हैं। अब जब नतीजे आने शुरू होंगे फिर उसके हिसाब से समझ में आएगा कि किसको कितनी सीट मिली। हालांकि दोनों ही खेमों में बेचैनी बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ दावे भी किए जा रहे हैं। चलिए, तो सभी पार्टियां जो है आश्वस्त दिखाई दे रही हैं। दोनों को दरअसल दोनों की दावेदारी पुख्ता हो रही है क्रॉस वोटिंग की वजह से। तो रुचि, ये बताइए कि अब ये इस बात में कोई संशय नहीं कि क्रॉस वोटिंग दोनों पक्षों से हुई है। आज दिन भर खबर तो रही सपा बसपा के एक उम्मीदवार की क्रॉस वोट की, लेकिन शाम होते होते हमने देखा सुहेलदेव पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पहले 2 विधायकों के क्रॉस वोट की खबर आई थी। देवेंद्र अभी एक विधायक की बात कर रहे थे।
देखिए, ये कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के 2 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है और ये वोट बीएसपी को मिला है। और ये भी कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक विधायक का बैलेट पेपर अंदर फाड़ा भी गया क्योंकि वो बीजेपी को वोट नहीं कर रहा था। इसकी शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंची है। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी का कहना है कि उनके दोनों उम्मीदवार जीतेंगे, भले ही नितिन अग्रवाल और बीएसपी के बागी विधायक ने बीजेपी की तरफ। ठीक, रुचि एक बड़ी खबर इस वक्त हम दे दें और जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही चर्चा की। पहले राउंड की वोटिंग में इस 10वीं सीट के लिए, जिसको लेकर सारा घमासान छिड़ा हुआ है, किसी को भी पर्याप्त 37 वोट नहीं मिले हैं। वोटिंग पूरी हुई थी, आपको बता दें, इसीलिए उम्मीदवार के जीतने के लिए पूरे 37 वोट चाहिए। लेकिन पहले दौर की राउंड वोटिंग पूरी होने के बाद, यानी कि प्रथम वरीयता के सारे मत गिने जाने के बाद, इस 10वीं सीट के लिए किसी को भी जीत के लायक 37 वोट नहीं मिले। यानी अब यह साफ है कि इस 10वीं सीट का निर्णय दूसरी वरीयता के मतों के साथ होगा। सेकंड प्रेफरेंस वोट्स पर अब जाना होगा। यह बात अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। देवेंद्र, यही बात हम कर रहे थे, यानी कि इस सीट पर क्रॉस वोट भी हुआ। कोई भी पार्टी उसके बावजूद उस 37 के मार्क तक नहीं पहुंच पाई कि अपना 10वां उम्मीदवार क्लीन तरीके से जिता सके। हाँ, और यहाँ पर सपा और बसपा के लिए झटका होगा क्योंकि सेकंड प्रेफरेंस के वोट की जब बारी आएगी तो उसमें बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी समर्थित जो उम्मीदवार हैं अनिल अग्रवाल, उनके लिए एक एडवांटेज की स्थिति रहेगी। और वहाँ पर निश्चित तौर पे सपा बसपा के जो कैंडिडेट हैं, जॉइंट कैंडिडेट भीमराव अम्बेडकर बसपा के कैंडिडेट हैं, सपा ने उन्हें सपोर्ट किया, वहाँ पर उनके लिए झटका हो सकता है। दूसरी चीज़ जो मैं पहले आपको बता रहा था कि कम से कम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है, जो अजगरा के विधायक हैं। दूसरा विधायक, उनके बारे में नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कम से कम एक ने तो क्रॉस वोट कर दिया है। देखना होगा कि दूसरे की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन प्रदीप जी, अब अगर किसी को 37 वोट नहीं मिले 10वें उम्मीदवार को, यानी कि अनिल अग्रवाल और भीमराव अंबेडकर, इन दोनों को नहीं मिले हैं, सेकंड प्रेफरेंस वोट्स पर जाने का क्या मतलब है? किसको आप मानेंगे कि इस वक्त एज मिला हुआ दोनों में से? नहीं, देखिए, क्रॉस वोटिंग का फायदा किसी एक पक्ष को होता अगर क्रॉस वोटिंग से नंबर जो है 37 पे पहुंच जाता, ठीक, तब तो उसकी जीत तय थी। क्रॉस वोटिंग का फायदा था। जब 37 वोट नहीं मिले हैं दोनों में से किसी को, तो दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती होगी और निश्चित रूप से इसमें बीजेपी को एडवांटेज है। उसके 324 सदस्य हैं, 2 निर्दलियों ने समर्थन दिया है, एक सपा और बसपा के उम्मीदवार ने, विधायक ने समर्थन दिया है। तो ऐसे में बीजेपी के पास दूसरी वरीयता के वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा है सपा बसपा कांग्रेस की तुलना में। तो अगर दूसरी वरीयता के वोटों से तय होना है तो बीजेपी के उम्मीदवार के जीतने की संभावना। एक बार जरा समझा दीजिए, सेकंड प्रेफरेंस दूसरी वरीयता के वोट का मतलब क्या है? फिर आपको बता दें, 10वीं सीट पर पेच है। 10वीं सीट जीतने के लिए भी 37 वोट चाहिए थे, किसी को 37 वोट नहीं मिले। यानी अब जितने उनको प्रथम वरीयता के वोट मिले हैं उसमें जोड़े जाएंगे दूसरी वरीयता के वोट। जरा समझा दें आप उसको। जैसे मान लीजिए एक तरफ अगर 300 वोट हैं एनडीए के, तो वो 300 के 300 अगर सेकंड वरीयता, सेकंड प्रेफरेंस वोट अगर वो दे रहे हैं अनिल अग्रवाल को, तो वो 300 जुड़ जाएंगे। देखिए, एक चीज तो ये है कि आप जिसको प्रथम वरीयता का वोट दे रहे हैं उसको आप दूसरी वरीयता का वोट नहीं दे सकते। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। तो आप प्रथम वरीयता का वोट देने के बाद दूसरी वरीयता का वोट पार्टी तय करती है, आपको बताती है कि किसको देना है। वो आमतौर पर यही होता है कि जिस उम्मीदवार के जीतने की संभावना प्रथम वरीयता के वोटों से कम है उसको दिया जाता है। इसका एक प्रोपोर्शन है, उसका एक फॉर्मूला है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि एक वोट मिला आपको दूसरी वरीयता का तो एक वोट आपका बढ़ जाएगा। वो कुछ पॉइंट्स में होता है जो बढ़ता है और वो जुड़ते जुड़ते जब ज़्यादा संख्या में हो जाता है तब जुड़कर वो जो है वोट में कन्वर्ट होना शुरू यानी होता प्रथम वरीयता दूसरी वरीयता के वोट की वैल्यू जो है, महत्व जो है, बराबर नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं बराबर, कम होता है। चलें, लेकिन तब भी बीजेपी के पास इन वोटों की संख्या गठबंधन से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। आशीष कुमार सिंह भी जुड़ गए, जिन्होंने आपको सबसे पहले बताया था कि बीजेपी के लिए क्रॉस वोट करने वाले विधायकों को क्लीन चिट मिल गई है। खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे बात करते हुए इस बात की पुष्टि की। अब आशीष, एक और सवाल है, क्या कोई वोट इनवैलिड नहीं पाया गया? सारे के सारे 400 वोट मान्य पाए गए वोटिंग में?
देखिए सौरभ, ये क्वेरी अभी इलेक्शन कमीशन को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना है। कोई 2 वोट्स को लेकर के इस बात की आशंका है कि शायद उसमें किसी तरह की शंका है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई पुष्टि नहीं की गई है कि किसी भी पार्टी का एक भी वोट अभी तक इनवैलिड किया गया है। कुछ देर और इंतजार कर ले सौरभ, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की तरफ से और स्पष्टीकरण आ जाएगा, लेकिन हाँ, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई भी वोट इनवैलिड पाए गए। जी, खास तौर पर ये जो 2 वोट समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कैंडिडेट के जिन्होंने क्रॉस वोट किया था, उनको लेकर के अब कम से कम उनको लेकर के स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। बिल्कुल सौरभ, मैंने आपको बताया था, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था मुझसे कि बाकायदा इंक्वायरी कराई गई, रिपोर्ट मंगाया गया, वीडियो देखा गया और वो बिल्कुल स्पष्ट है कि इन दोनों की वोटिंग में कोई गलती नहीं थी, किसी तरह की शिकायत सब्सटेंशिएट नहीं हुई है और ये दोनों वोट्स जिसको लेकर के सपा और बसपा ने कंप्लेंट किए थे वो वैलिड हैं, वो कतई इनवैलिड नहीं किए जाएंगे, जिसके बाद काउंटिंग ऑर्डर दिए गए थे। सौरभ, चलिए, तो जो वोट क्रॉस वोटिंग से बीजेपी को मिले उनको क्लीन चिट है, इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इनके अलावा बाकी जो भी मत डाले गए हैं, क्या उसमें से कोई इनवैलिड होता है? कई बार कई तकनीकी बातें होती हैं, गलत तरीके से लिखा जाना, गलत पेन का इस्तेमाल हो जाना, हमने देखा है कि ऐसा कई बार पहले हो चुका है। रुचि, अब ऐसा लगता है कि इस क्रॉस वोट का भी कोई मायने नहीं रह गया। जैसा प्रदीप जी भी कह रहे थे, अगर दूसरी वरीयता के वोट से ही 10वीं सीट का निर्णय होना है, तो अगर किस पार्टी के विधायक ने क्रॉस वोट करके दूसरी पार्टी को दिया, अगर 37 नहीं छुआ तो सब बेईमानी है। देखिए, लेकिन जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस का खेमा है वो ये बात नहीं मान रहा। वो ये कह रहा है कि जया बच्चन को फर्स्ट प्रेफरेंस के 39 वोट मिलेंगे और जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं भीमराव अंबेडकर, उनको 35 वोट मिलेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस के, और उनका कहना है कि वो सेकंड प्रेफरेंस से जीतेंगे। तो वो ये मानने को तैयार नहीं है गणित की, क्योंकि बीजेपी के विधायक ज़्यादा हैं, इसलिए उनका कैंडिडेट आराम से जीत जाएगा। लेकिन जैसा गणित दिखाई दे रहा है सामने, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का कैंडिडेट शायद उसको जीत हासिल करने में थोड़ी आसानी हो, क्योंकि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस से फैसला हो जाता तब बीएसपी का कैंडिडेट जीतने की ज़्यादा उम्मीद रहती। जी ठीक है, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और बीएसपी का एक एक वोट रद्द कर दिया गया है। 2 बैलेट पेपर पर कई निशान पाए गए। बड़ी खबर, अभी हम बात कर रहे थे कि क्या कोई वोट इनवैलिड होगा, अमान्य पाया जाएगा। 2 बैलेट पेपर ऐसे पाए गए जिन पर एक से ज्यादा निशान थे, कई निशान थे, और ये वोट है एक बीजेपी के लिए और एक बीएसपी के लिए। एक बीजेपी का वोट और एक बीएसपी का वोट रद्द कर दिया गया। बड़ी खबर है, कुल 400 वोट पड़े हैं, लेकिन दोनों ही तरफ के, दोनों ही खेमे का एक एक वोट इनवैलिड करार दिया गया है। अब आप फिर ये कह सकते हैं कि इसमें भी किसी एक के लिए ज्यादा फायदा या ज्यादा नुकसान नहीं ढूंढा जा सकता देवेंद्र, लेकिन यह पहले भी चुनावों में हुआ, राज्यसभा में इस बार फिर हुआ। लगातार पार्टियां अपने विधायकों को ट्रेनिंग देती हैं कि वोट कैसे डालना है। आज भी ज्यादा निशान की वजह से 2 वोट इनवैलिड। जी हाँ सौरभ, और बीजेपी की ट्रेनिंग तो 2 दिनों तक चली थी और दोनों दिन मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर वोटिंग चली। और कल जो मॉक ड्रिल किया गया था वो तो बाकायदा, जिस प्रकार से आज उन्होंने अपनी वोटिंग की, इसकी पूरी तैयारी वहां पर की गई थी। पूरी की पूरी व्यवस्था ठीक वैसे ही थी जैसा कि आज वो वोट देने के लिए आए हुए थे। बावजूद इसके एक विधायक का वोट, जो बीजेपी विधायक हैं उनका वोट इनवैलिड हुआ है, और साथ ही साथ एक बीएसपी के विधायक का वोट इनवैलिड हुआ है। हालांकि मुकाबले के लिहाज से, जैसा कि आपने कहा, कि यहाँ एक बार फिर से उन दोनों के लिए एक इवन स्थिति बनती दिख रही है। जी सौरभ, ये बात वही की वही है। इसमें एक बात है कि ये एक वोट किसको दिया था उन्होंने। मान लीजिए कि बीजेपी के जो 8 हैं उम्मीदवार, उनमें से अगर उनमें से किसी एक को दिया था, उसका 37 से 36 हो गया क्या, या 9वें उम्मीदवार को दिया था, वो इनवैलिड। देखिए, अगर ये मान के चला, अगर ये मान के का तो साफ है कि किसको दिया था। जी हाँ, बीएसपी ने अपने उम्मीदवार को वोट दिया था, यानी बीएसपी के अपने उम्मीदवार का एक वोट कम हो गया, ये बात तय हो जाती है। अब बीजेपी के किस उम्मीदवार का कम हुआ, ये अभी पता नहीं है। किस कैंडिडेट, उन 9 में से किस उम्मीदवार को दिया, ये बात आपकी ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ये जो वोट इनवैलिड है ये उस 10वें उम्मीदवार के लिए जारी किया गया वोट हो। ये एक अहम बात बता रहे हैं। रुचि, आशीष आपसे पूछना चाहेंगे, देखिए हर वोटर को ये बताना होता है कि वो किसको वोट डाल रहा है। बीजेपी ने 9 उम्मीदवार उतारे थे। प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो वोट इनवैलिड हुआ है, इसका नुकसान उन 9 कैंडिडेट्स में से किसको होगा, यह जानना अहम है। जरूरी नहीं है कि वो 10वां उम्मीदवार हो जिसको लेकर के पेच है।
तो शायद हमारी आवाज जा नहीं रही है, लेकिन रुचि, अगर एक एक वोट मान भी लिया जाए कि ये 10वीं सीट के लिए कम हुआ, तब भी किसी के लिए नफे नुकसान की बात नहीं, दोनों खेमे वहीं के वहीं बराबर हैं। देखिए, बहुत ही मुश्किल ये गणित लगाना है राज्यसभा चुनाव का, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में जो एक वोट की कीमत है वो जो टोटल वोट पड़ेंगे उससे निकाली जाएगी। तो यानी अगर 2 वोट इनवैलिड हो जाते हैं तो वो हटा दिए जाएंगे। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूरा मामला है, और ये सही बात कह रहे हैं कि ये बड़ी बात है कि वो वोट किसको पड़ा था। जैसे जो बड़े नेता है या एक्स्ट्रा वोट उनको दिलाया गया है कि उनकी जीत पक्की हो, तो अगर उनका एक वोट इनवैलिड हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जया बच्चन को समाजवादी पार्टी कह रही है कि 39 वोट्स दिए गए, तो अगर मान लीजिए उनका एक वोट इनवैलिड हो जाता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीत में। लेकिन बीएसपी के जैसे उम्मीदवार हैं जिनके पास वोट की कमी है और उनका वोट अगर एक कम होता है तो वो बड़े मायने रखेगा और वो उससे हार जाएंगे। तो ये पता करना पड़ेगा कि ये जो वोट इनवैलिड हुए हैं ये किसके हैं और किसको अलॉट किए गए थे, क्योंकि सभी पार्टीज ने सभी विधायकों को अलॉट किया है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में किसको वोट देना है, सेकंड में किसको देना है, थर्ड में किसको देना है। इसके लिए अलग अलग एक तरह से गुट बनाए गए विधायकों के, और उनका एक लीडर बनाया गया जिसकी जिम्मेदारी है उनको बताना है कि तुम्हें कैसे वोट करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस का कैसे देना है। एक बाकायदा पार्टी ऑफिसेज में जाएंगे, फॉर्म तैयार किया गया है, जैसे कि बैलेट पेपर है, वो एक एक विधायक को दिया जा रहा है कि तुम्हें कैसे वोट करना है। तो उससे पता चलेगा कि ये जो वोट 2 इनवैलिड हुए हैं वो किसको जाने थे। चलिए ठीक है, लेकिन अभी ये क्योंकि अब गिनती शुरू हुई है, अब कुछ खबरें भी आनी निकल के बाहर शुरू हो गई हैं, तो पहली पुख्ता खबर, बड़ी खबर वो ये कि बसपा और बीजेपी दोनों का एक एक वोट इनवैलिड हुआ। अब ये वोट किसको दिए गए थे ये अभी साफ होना बाकी है, लेकिन 2 वोट वो इनवैलिड हो गए। जो बीएसपी का हुआ है तो बीएसपी को, बीएसपी का वोट, लेकिन बीजेपी का वोट अभी क्लियर वो सस्पेंस है जी। चलें तो अब एक बार फिर बता दें आपको, बड़ी खबर है, बीजेपी की तरफ 2 क्रॉस वोट जो मिले थे वो मान्य पाए गए हैं, और इसके अलावा जो 2 वोट, एक बसपा का और एक बीजेपी का है, उन्हें अमान्य करार दिया गया है, इनवैलिड करार दिया गया है। इनकी संख्या 2 है। अब इसके साथ साथ दिन भर देवेंद्र चर्चा एक रही थी राजा भैया और उनके सहयोगी विनोद सरोज, उनके वोट को लेकर के, उसको असमंजस में अभी भी देखा जा रहा है या साफ है जो उन्होंने कहा कैमरे पर वही किया? देखिए सर, इसमें वाकई काफ़ी एक रहस्य वाली स्थिति बनी हुई है, और अगर आप सर्कमस्टांसेस को देखें तो उसका एनालिसिस ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। 2 दिन पहले राजा भैया खुलकर समाजवादी पार्टी के बारे में बोल रहे थे। कल शाम से उन्होंने एक तरह से रहस्यमय चुप्पी साधी रखी। आज सुबह से वो वोट करने नहीं आए। कल देर रात तकरीबन 1 घंटे तक बीजेपी के एक सीनियर लीडर के उनके घर गए हुए थे, और वहाँ उन दोनों के बीच बातचीत हुई थी। उन दोनों के अलावा वहाँ पे तीसरा कोई भी नहीं था। तकरीबन 2:30 बजे रात के लगभग वो बैठक खत्म हुई थी, और तब बीजेपी ने ये कहा था कि या तो आप, क्योंकि आपका बसपा से बहुत ज़्यादा विरोध है, तो या तो आप बीजेपी कैंडिडेट को वोट करें या फिर आप ऑब्स्टेन कर जाएं किसी भी स्थिति में, जो आप चाहते हैं कि बीएसपी को फ़ायदा ना हो और हमें फ़ायदा हो जाए। बताया जाता है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को लेकर और मुलायम सिंह यादव को लेकर, माफ़ कीजिएगा, उनको लेकर राजा भैया के दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और उनके साथ उनकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसी भी सूरत में वो मायावती के कैंडिडेट को जीतते हुए देखना नहीं चाह रहे थे, और वहाँ पर बीजेपी ने उनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू की। आज जब वो वोट डालने के लिए विलम्ब कर रहे थे, उस समय भी बीजेपी के नेता लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि राजा भैया से बातचीत हो गई है, वो जो भी कदम उठाएंगे हमारे पक्ष में ही उठाएंगे। राजा भैया कितने बजे यहाँ वोट डालने आने वाले हैं ये भी एग्जैक्टली उसी समय पे हुआ है जो कि बीजेपी नेता बता रहे थे। यहाँ पर जब राजा भैया ने अपना ट्वीट कर दिया, उसके बावजूद बीजेपी के नेता ये दावा करते रहे थे कि ट्वीट उनका चाहे जो भी हो, लेकिन उनका जो कदम होगा वो हमारे पक्ष में होगा। यहाँ जब वोट डालने के बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कमरे में गए, तो फिर बीजेपी के नेता जो दावा कर रहे थे उससे उस दावे को और ज़्यादा बल मिला। हालांकि ऑन रिकॉर्ड राजा भैया लगातार इस बात को कहते रहे कि उन्होंने सपा के कैंडिडेट को ही वोट किया है, क्योंकि अखिलेश यादव उनके नेता हैं और सपा की कैंडिडेट जया बच्चन हैं। बीएसपी के बारे में वो कुछ नहीं जानते, बीएसपी को जीतते हुए नहीं देखना चाहते। इन सारी परिस्थितियों में बीजेपी के नेता अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि राजा भैया का वोट उनको मिला है। जी
चलें तो अभी भी इस एक सीट को लेकर के असमंजस सस्पेंस कायम है और किसने सोचा था कि राज्यसभा का ये चुनाव जो है आखिर इतनी कांटे की लड़ाई में तब्दील हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा चुनाव के फाइनल नतीजे अब किसी भी वक्त आ सकते हैं और हम लगातार आपको इस बड़ी खबर से बाखबर करते रहेंगे। तो एक और बड़ी खबर आ रही है अब राज्यसभा चुनाव से जुड़ी। झारखंड से पहली खबर, पहला अपडेट आपको दे दें। बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर, बीजेपी ने झारखंड से राज्यसभा चुनाव की दोनों सीटें जीत ली हैं। यह बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी होगी। जबकि कर्नाटक में कांग्रेस के 3 और बीजेपी का 1 उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव जीत गया है। कर्नाटक में आपको बता दें कुल राज्यसभा सीटें 4 थीं, जबकि 5 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवार जिता लिए हैं, बीजेपी के 1 राजीव चंद्रशेखर वो भी चुनाव जीत गए हैं। जेडीएस ने जो अपना उम्मीदवार उतारा था वो बाजी हार गया है। तो अब 2 राज्यों से तो खैर चुनाव की इन खबरें जो हैं वो साफ हो गई हैं। कर्नाटक के बारे में जैसा हमने आपको बताया, कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार जिता लिए हैं अपने, बीजेपी ने 1 और जेडीएस का 1 उम्मीदवार जो था वो चुनाव हार गया है। झारखंड और कर्नाटक में अब चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। झारखंड में दोनों उम्मीदवार बीजेपी के जीत गए, कर्नाटक में कांग्रेस 3 बीजेपी 1, ये रहा फाइनल स्कोर। लेकिन अभी भी हमें उम्मीद जो इंतजार है वो है उत्तर प्रदेश के नतीजों का कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थिति बनने जा रही है। तो एक बार फिर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के नतीजों का अभी भी इंतजार है। कर्नाटक और झारखंड का अपडेट हमने आपको दिया। राज्यसभा चुनाव को लेकर के परिस्थिति 10वीं सीट को लेकर उत्तर प्रदेश में अभी भी स्पष्ट नहीं हुई है। एक बार फिर हम चलेंगे रुचि कुमार के पास। रुचि, कोई ये एक अंदाजा मिल सकता है कि आखिर कितना वक्त लग सकता है वोटों की गिनती पूरी होने में? देखिए, जब 5 बजे काउंटिंग शुरू होनी थी तो ये कहा गया था कि 6:30 बजे तक सारे नतीजे आ जाएंगे। लेकिन काउंटिंग शुरू हुए काफ़ी वक्त हो गया है और अभी तक अंदर से कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्योंकि काउंटिंग देर से शुरू हुई, बंडल बनाए गए हैं, इसलिए उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। और अब जब एक बार सारे सिस्टम में काउंटिंग आ जाती है तो जल्दी जल्दी नतीजे आएंगे। तो सबको यहाँ पर इंतज़ार है बेसब्री से कि आखिर क्या होगा 10वीं सीट में, कौन जीतेगा, कितना क्रॉस वोट हुआ होगा, बीएसपी ने कितना किया होगा, सपा में हुआ कि नहीं हुआ, कांग्रेस में हुआ कि नहीं हुआ। तो सब यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं फिलहाल। देखिए, झगड़ा वोट को लेकर के झारखंड में भी था और कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत टक्कर यहां भी चल रही थी। प्रशांत झा जुड़ गए हमारे साथ। प्रशांत, लेकिन बाजी मारी बीजेपी ने, विवाद उठा था यहां पर भी एक क्रॉस वोट को लेकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सौरभ, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि अभी जो स्थिति हुई कि शाम 5 बजे से काउंटिंग होनी थी, लेकिन जब यहाँ पर झारखंड विकास मोर्चा ने जब सवाल खड़े कर दिए अपने विधायक प्रकाश राम के क्रॉस वोटिंग को लेकर के, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसको रोक दिया था। और उसके बाद 7 बजे जब काउंटिंग शुरू हुई है अब से थोड़ी देर पहले ये 2 बड़ी घटनाएं मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले धीरा साहू जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो बाहर आए, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और उसके थोड़ी देर बाद ही उनको अंदर बुलाया गया आयोग की तरफ से। वो अंदर गए और अंदर से जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि वो जीत गए हैं। यानी अब तक जो स्थिति है, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई फाइनल डिक्लेरेशन यहां पर दिया नहीं है, कोई अनाउंसमेंट की नहीं है, लेकिन अब तक दोनों जो कैंडिडेट हैं उनके मुताबिक धीरज साहू कांग्रेस के जो यहां पर राज्यसभा प्रत्याशी थे वो भी जीत गए हैं। तो दूसरी तरफ समीर उरांव जो बीजेपी के नंबर 1 प्रत्याशी थे उनकी भी जीत यहां पर हो गई है। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस ने यहां पर 2 अपने बराबरी की सीट ली है, जबकि ये दोनों सीटें यूपीए की थीं। बीजेपी के खाते में इस बार 1 सीट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सौरभ कि सुबह से जितना घटनाक्रम यहां चलता रहा है, जिस तरह से जेवीएम के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया, जिस तरह सीपीआई एमएल के राजकुमार यादव जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर 3 विधायकों के क्रॉस वोटिंग के बाद कही गई नोटा पर वोट पड़ गए यहां पर। तो झारखंड पूरी तरह से यहां पर गरमाया रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। चलें, लेकिन अगर यहां पर कांग्रेस ने 1 सीट निकालने में कामयाबी हासिल कर ली है सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए, जरूर इसको वो अपने लिए एक झटका मानेंगे,
कि बीजेपी आखिरकार इस मैनेजमेंट में शायद अव्वल नंबर नहीं हासिल कर पाई। झारखंड की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत है बीजेपी के पास, मामला केवल एक सीट को लेकर अटका हुआ है। बीजेपी नौवां उम्मीदवार अपना जताना चाहती है और किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जीतते हुए नहीं देखना चाहती। लेकिन क्या यह मुमकिन हो पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। देवेंद्र पराशर के पास चलेंगे। देवेंद्र, आपने बताया था कि यह जोड़ तोड़, एक दूसरे की पार्टियों से, निर्दलीय विधायकों से लगातार बातचीत करना, दोनों ही पक्ष लगातार ये सब काम कर रहे थे और मुझे लगता है कि दोनों ही पक्षों को कई आश्वासन भी मिले होंगे, लेकिन आखिरकार किसी एक ने अपना एक वायदा किसी पार्टी से किया हुआ तोड़ा। कुछ उम्मीदवारों ने जरूर तोड़ा। जी हाँ सर, निश्चित तौर पे कि किसी पार्टिकुलर उम्मीदवार के बारे में अगर बीजेपी नेताओं से पूछिए, अगर कोई इंडिपेंडेंट है या कोई दूसरे दल का है, तो वो क्लेम करते थे कि उनसे उनकी बातचीत हो रही है, वो टूट सकते हैं। और यही स्थिति रहती थी जब आप दूसरे खेमे में अगर टटोले तो वहाँ से भी ये सेम इन्फॉर्मेशन मिलता था। तो इन लोगों ने भी कम से कम इन दोनों ही पक्षों को भ्रम में रखा, इन विधायकों ने, जिनको टूटना था या जो टूटना चाह रहे थे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि बीजेपी की लगातार तैयारी इस बात की थी कि सेकेंड प्रेफरेंस वोट पर जब जाएगी 9वीं सीट तो उसे कैसे झटकना है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, जो कि यहाँ पर लखनऊ में मेयर रह चुके हैं, वो बार बार उनको इस बात का अनुभव है अपने स्थानीय निकाय चुनाव के दरमियान इस सेकेंड प्रेफरेंस वोट को लेकर, और कई बार इसके सहारे उन्होंने जीत हासिल हुई थी। अनिल अग्रवाल की सीट जिताने की जिम्मेदारी दिनेश शर्मा को ही दी गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी ने इस चुनाव को लेकर अपनी स्ट्रेटजी किस तरीके से निभाई और वो सेकेंड प्रेफरेंस वोट पर जब जाएगा उसके लिए किन विधायकों को वोट कराना चाहिए, इन सारी चीज़ों का एक खाका बुन लिया गया था। और बीजेपी का अपना जो आकलन है कि सेकंड प्रेफरेंस वोट के आधार पर जब वोटों की काउंटिंग शुरू होगी, वोटों की काउंटिंग होगी, तो लगभग 40 के आसपास अनिल अग्रवाल को वोट मिल सकते हैं। ये बीजेपी का अपना आकलन है। जी, कुल 59 सीटों पर आज आपको बता दें पूरे देश में चुनाव हुए राज्यसभा के, और 59 में से 58 सीटों के नतीजे साफ हैं। इनमें से कई सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं, लेकिन कुल 26 जिन पर वोटिंग हुई उनमें से भी अब 25 के नतीजे आ चुके हैं। केवल एक वही सीट पर अभी तक पेच बाकी है, जिसको लेकर संशय था, जिसको लेकर विपक्ष ने लगातार यह आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर कि पर्याप्त विधायक न होने के बावजूद वो सेंधमारी के जरिए अपने उम्मीदवार को जिताना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश की उस 10वीं सीट के अलावा बाकी सारे नतीजे अब आ चुके हैं। प्रदीप सिंह जी, वही एक सीट अभी तक उसी पर सवाल बाकी है, जिसको लेकर के मेरे ख्याल में जब से बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया था तब से कयासबाजियां चल रही थी। बिल्कुल, देखिए वो एक सीट जो है प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, लेकिन मामला सिर्फ एक सीट का नहीं है। उधर मामला है गठबंधन की मजबूती का। इधर से कोशिश है गठबंधन में आपस में एक शंका, एक दीवार खड़ी करने की। तो ये लोकसभा चुनाव की तैयारी में दोनों पार्टियां ये राज्यसभा का चुनाव लड़ रही हैं। ये 10वीं सीट जो है वो, उसमें अगर बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जीतता है तो गठबंधन की संभावना थोड़ी और बढ़ जाएगी। होगा नहीं होगा इसमें अभी बड़ा लंबा समय है, लेकिन संभावना बढ़ जाएगी। ये होगा कि बसपा ने अपना वादा निभाया, सपा ने अपना निभाया। बीजेपी की कोशिश है कि ये न होने पाए, जिससे बहुजन समाज पार्टी की नाराज़गी समाजवादी पार्टी से बढ़े और ये गठबंधन होना थोड़ा और मुश्किल हो जाए। तो इस एक सीट से ये तय होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह की पॉलिटिकल फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश में होगी। जी रुचि, ये इसको बड़ा इम्तिहान आप गठबंधन के लिए मानती हैं, जो वहां लगातार चर्चाएं चल रही हैं। बसपा सपा कांग्रेस ने, बसपा सपा ने मिलकर फूलपुर गोरखपुर तो जीत लिया, आम वोटर का वोट तो हासिल करने में उनको कामयाबी मिली, लेकिन अपने ही विधायकों को क्या वो एक अपने विधायकों को एक सीमा में रख सकते हैं, या उनको जो निर्देश है वो उसका अनुपालन करा सकते हैं? इसमें वो कामयाब होते हैं, यानी ये देखने वाली बात थी। देखिए, बड़ा चैलेंज तो बीजेपी के सामने है, क्योंकि बीजेपी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की फूलपुर सीट लोकसभा का उपचुनाव वहां से हार चुकी है। तो बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए है कि जो नवा उम्मीदवार उसने खड़ा किया है उसको वो हर हालत में जीता है। जहां तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी और कांग्रेस के एक साथ आने का सवाल है,
तो समाजवादी पार्टी ये कह सकती है बीएसपी से बहुत आराम से कि हमने जितने वोट आपको अलॉट किए थे, हमारे सारे वोट आपको पड़े बीएसपी को। अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो वो बीएसपी की तरफ से ही हुई, उनका वोट ही क्रॉस वोट किया। नितिन अग्रवाल को आप छोड़ दीजिए समाजवादी पार्टी के, लेकिन उन्होंने पूरे वोट बीएसपी को दिए जितना उन्होंने वादा किया था। तो बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए लगता है कि अगर ये सीट मान लीजिए बीजेपी किसी वजह से हारती है तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी लोकसभा का बाई इलेक्शन हारा और अब अगर राज्यसभा की 9वीं सीट वो हार जाएगी तो बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से बीजेपी के सामने है ये सीट को जिताने का। आशीष भी हमारे साथ। आशीष, जो बात रुचि कह रही है, बहुत से लोग ये बात कह रहे थे कि खास तौर पर उपचुनाव की हार के बाद अगर एतबार नहीं होता बीजेपी को, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को अपने नवे उम्मीदवार के जीतने का भी, तो एक बार फिर से वो कोई फजीहत मोल लेने के लिए अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, ऐसा नहीं है। उनके पास जरूर कोई ना कोई बहुत पुख्ता जानकारियां होंगी, बहुत पुख्ता ग्राउंड होगा अपने उम्मीदवार को उतारने के लिए, जानते हुए कि मेरे पास केवल 28 अतिरिक्त विधायक हैं। बिल्कुल सौरभ, पर्दे के पीछे बहुत तैयारी की गई होगी और तभी इस उम्मीदवार को उतारा गया है। लेकिन रुचि बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, अभी बाईपोल में सेटबैक्स मिला है उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लिहाजा बीजेपी के लिए सीट बचाना बहुत जरूरी है। नरेश अग्रवाल को इसलिए ज्वाइन करवाया गया। आज आपने देखा उनके बेटे ने किस तरह से क्रॉस वोटिंग की और गनीमत है बीजेपी के लिए कि वो वैलिड साबित हुआ वोट। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तैयारी जरूर रही होगी। इसीलिए इस बात के आरोप लग रहे हैं कि पहले से विधायकों को सेट करने की कोशिश की गई, विधायकों से बात करने की कोशिश की गई और शायद इस वजह से बीजेपी, आप देखिए, लगातार सुबह से कह रही थी कि ये सीट भी बीजेपी निकाल के दिखाएगी। लेकिन चुनौती है सामने, अभी कह नहीं सकते कि किसको किसके वोट पड़े हैं और जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे, एक सीट की बात है, जब नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा कि अमित शाह की तैयारी ज्यादा मजबूत थी या फिर सपा बसपा की। लेकिन अगर ये सीट सपा बसपा के हाथ से निकलती है तो अखिलेश यादव के लिए मायावती को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, कि उन्होंने अपना वायदा उपचुनाव में निभा दिया। सुबह से चल रहा है एक जुमला कि ये रिटर्न गिफ्ट मांगा था बुआ ने भतीजे से, लेकिन भतीजा रिटर्न गिफ्ट दे पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देवेंद्र, कोई अपडेट आपके पास, या आमतौर पर कोई ना कोई आपके पास एक अंदर की खबर बीजेपी की रहती है? सर, अब अभी अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि जिस प्रकार से गोरखपुर, खासतौर पे गोरखपुर के चुनाव में हार मिली तो कार्यकर्ताओं का जो मोराल है वो बहुत डाउन था। अब अगर वो सीट निकालते हैं, 9वीं सीट निकालते हैं, तो उस स्थिति में वो एक अपने कार्यकर्ताओं को कम से कम ये मैसेज देंगे कि सपा बसपा अगर एक साथ आते हैं और हमारी रणनीति और तैयारी ठीक रहे तो हम उन्हें आसानी से पटक सकते हैं। ये मैसेजिंग का नतीजे को मैसेजिंग से ज़्यादा जोड़ा जाएगा और उस लिहाज से बीजेपी ने अपनी इतनी ताकत इस सीट को लेकर झोंक रखी है। एक तरह से उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना हुआ है। जी देखिए, और प्रदीप सिंह जी, इससे पहले राज्यसभा चुनाव में हमने अगर जोर लगाते देखा है इस हद तक जाने करके, तो वो किस तरीके से अहमद पटेल चुनाव न जीते, गुजरात में बीजेपी ने कोशिश की थी, वहां पर वो कामयाब नहीं हुए। वैसे ही कुछ दृश्य हमें यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसी ही तस्वीर कुछ बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहां भी बीजेपी कामयाब नहीं होती है, फ्लिप साइड में ये उनके लिए बहुत खराब संदेश भी जाएगा कि इतना जोर लगाने के बाद, जब मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पहले जो थे शायद बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, अति आत्मविश्वास में थे, अब तो वो बहाना भी नहीं है। नहीं, देखिए रुचि जी जो अभी बात कह रही थी वो बात सही है कि बीजेपी ने बहुत बड़ा जोखिम लिया है ये 9वीं सीट पर उम्मीदवार उतारकर। तो 9वीं सीट पर उम्मीदवार अगर उनका 9वां हार जाता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, दो तरह से। एक, अभी लोकसभा के 2 उपचुनाव आ रहे हैं, उसके बाद ये हारना, इसका मतलब आपके पॉलिटिकल मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगेगा कि पहले आप गुजरात हारे, इसी तरह का प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर अब उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। लेकिन जीतने की स्थिति में बीजेपी के लिए फ़ायदे ज़्यादा हैं बजाय सपा बसपा के। सपा बसपा में एक कदम और आगे बढ़ने की बात होगी, कोई निर्णायक फैसला इस हार जीत से नहीं होने वाला है। लेकिन बीजेपी के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा, बीजेपी ये नहीं कह सकती कि हमारे पास तो कभी भी नंबर नहीं थे, हम तो ये देखने के लिए चुनाव लड़े थे कि शायद जीत जाएं। एक केंद्रीय मंत्री वहां कैंप कर रहा है इसी चुनाव को मैनेज करने के लिए। तो अगर बीजेपी हारती है तो उसके लिए साइकोलॉजिकल रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, दोनों तरह से बड़ा सेटबैक होगा। जी, रणनीति के तौर पर रुचि, आपने दोनों ही खेमे को देखा है काम करते हुए, क्या स्ट्रैटेजीज रही हैं? अगर आप क्रॉस वोट की बात करें, अभी तक जो चर्चाएं, अभी तक ये जानकारियां आई हैं क्रॉस वोटिंग के लिहाज से, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े पैमाने पर वोट इधर से उधर होने की खबर है। अभी तक जितनी भी पब्लिक डोमेन में क्रॉस वोटिंग की खबर है, कह सकते हैं क्या कि
कम से कम अपने अपने धड़ों को, अपने अपने दलों को एकजुट रखने में काफी हद तक कामयाब रही सारी पार्टियां? देखिए, एक तो बड़ी बात ये कि ये जो 10 सीटों के लिए चुनाव राज्यसभा के हो रहे थे, बीजेपी ने पहले 11 उम्मीदवार उतार दिए थे इसमें, और फिर 11 उम्मीदवार उतारे, फिर 2 के नाम उन्होंने वापस लिए और फिर 9 कैंडिडेट उनके मैदान में रहे। उसी बीच में ये राज्यसभा चुनाव, क्योंकि पहले से नॉमिनेशन हो रहा था, उसके बीच में रिजल्ट आ गए फूलपुर और गोरखपुर के। तो बीजेपी ने इसको, जो चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया, पूरी पार्टी को इसमें लगा दिया गया कि हर हालत में ये चुनाव जीतना ही जीतना है, 9वीं सीट जीतनी ही जीतनी है। तो बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह प्लान करके ये चुनाव लड़ा। लेकिन उधर अगर आप बात करते हैं बीएसपी की, समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, आरएलडी की, तो उन्होंने भी ये चुनाव बहुत अच्छी तरह लड़ा और बहुत एक होके लड़ा। और जो ये कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के 2 विधायकों ने इधर क्रॉस वोट किया है, तो इसमें समाजवादी पार्टी का भी बड़ा हाथ रहा, उन्होंने भी काम किया। अखिलेश यादव का जो झगड़ा था चाचा शिवपाल से, इस चुनाव में उन्होंने चाचा के भी पैर छुए, डिम्पल यादव ने भी चाचा के पैर छुए, उनके साथ खाना खाया, तो वो जो बर्फ थी उसको पिघलाई, ये चाचा भी कुछ वोट दिलाएंगे। तो आप बीएसपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस के लिए भी कहा जा रहा था कि क्योंकि उनके पास कम वोट है, उनके कुछ विधायक टूट सकते हैं, बीजेपी उनके ऊपर डोरे डाल सकती है, लेकिन कांग्रेस के विधायक भी नहीं टूटे और ऐसा कहा गया कि जो कांग्रेस के 7 विधायक हैं वो एक साथ रहे। तो सभी ने बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़ा, लेकिन थोड़ा गणित बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का बिगड़ गया जब बीएसपी का एक विधायक, जो कल रात में योगी आदित्यनाथ के घर चला गया और आज उसने क्रॉस वोट कर दिया, और नितिन अग्रवाल जो खुल के बीजेपी के साथ आ गए, उसने उनका खेल बिगाड़ा। नहीं तो उनको उम्मीद थी कि फर्स्ट प्रेफरेंस में ही बीएसपी का उम्मीदवार जीत जाएगा। देखिए, खेल तो बीजेपी का भी बिगड़ा, गणित उनका भी खराब हुआ है देवेंद्र, और लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है सपा बसपा पर कि ये बेमेल कॉम्बिनेशन है, बेमेल गठबंधन है, मौका परस्ती का गठजोड़ है, लेकिन आप अपने ही सहयोगी दल को एकजुट नहीं रख पाए, बजाय इसके कि आप एकमुश्त वोट कराते। अमित शाह से मुलाकात होने के बाद, सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिलाने के बाद कि नाराजगियां खत्म हो गई हैं, फिर भी अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी टूट रही है तो ये इस गठबंधन के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ, और ख़ासतौर पर तब जब आप सत्ताधारी दल हैं तो आपके लिए अपने कुनबे को बचाए रखना ज़्यादा आसान काम होता है बनिस्बत तब जबकि आप विपक्ष में हो, क्योंकि आपके पास सत्ता होती है, सरकार होती है, तमाम तरह की चीज़ों से आप मोबिलाइज कर सकते हैं अपने लोगों को अपने साथ एकजुट रखने के लिए। और स्पीकर भी, क्योंकि आप हालांकि वो न्यूट्रल व्यक्ति होते हैं लेकिन आपके दल से निकले हुए व्यक्ति होते हैं, तो जो आपके साथ आ रहा होता है विपक्षी विधायक, वो भी इस उम्मीद में रहता है कि उसकी सदस्यता बचाने के लिए एक मामले को लंबा खींचा जाएगा। ये सारे एडवांटेजेस होते हैं सत्ताधारी दल के पास। बावजूद इसके अगर ओम प्रकाश राजभर दिल्ली जाते हैं, तकरीबन 1.5 घंटे तक अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई थी। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी बात है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, ओम प्रकाश राजभर जिनके पास सिर्फ 4 विधायक हैं, वो जाते हैं दिल्ली और 1.5 घंटे तक अमित शाह के साथ बात करते हैं। और बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि अमित शाह ने यह माना कि ये गलती थी कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है और अब आगे 15 दिनों के भीतर ये मुलाकात हुआ करेगी। इतनी सारी चीज़ों करने के बावजूद अगर उस दल के विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि कहीं ना कहीं राजभर के लिए भी ये चिंता की बात होनी चाहिए, और होगी शायद कि क्या ये उनके इशारे पे हुआ ताकि बीजेपी के ऊपर और आगे दबाव बना रह सके, या फिर उनकी मर्जी के बिना हुआ। लेकिन बीजेपी के लिए ये ज़्यादा चिंता की बात थी। और आज बीजेपी के तमाम नेताओं से सुबह से इंडिया टीवी ने यह सवाल करना शुरू किया था कि आप दूसरे खेमे में जोड़ तोड़ और सेंधमारी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको अपने खेमे के अंदर ये भरोसा है कि सारे विधायक आपके साथ रहेंगे? और वो लोग लगातार इस बात को लेकर मुतमईन थे कि उनके सारे विधायक इंटैक्ट रहेंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहरहाल हमारा और दर्शकों सबका इंतजार जो है वो अभी भी कायम है, बरकरार है। वोटिंग शुरू हुए अब हम कह सकते हैं कि 2 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, काउंटिंग शुरू हुए, मतगणना शुरू हुए, लेकिन नतीजा कब आएगा फिलहाल कहना मुश्किल है, इंतजार जारी है।